प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री पेपर सेकंड की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इथिलीन ग्लाइकोल की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इथिलीन ग्लाइकोल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, लोहिया कॉलेज चुरू, पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम इथिलीन ग्लाइकोल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन चाशनी जैसा गाढ़ा मीठा द्रव होता है। यह जल व अल्कोहल दोनों में विलय होता है, परंतु ईथर में अविलय होता है। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मेल्टिंग पॉइंट -11.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि इथिलीन ग्लाइकोल्स में 2 OH समूह होते हैं, इस कारण से इनकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति अल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। यह आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक यानी जल के मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं तथा यह एक नशीली प्रकृति का होता है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल, जैसे कि इसका दूसरा नाम है ईथेन 1,2-डायोल, यह एक महत्वपूर्ण निकटवर्ती ग्लाइकोल है। इसकी सामान्य अभिक्रियाएं अल्कोहल के समान ही होती हैं, लेकिन इसमें 2 OH समूह होने के कारण अभिक्रिया 2 बार में संपन्न होती है। सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम यानी सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी ये 2 पदों में अभिक्रिया करती है। पहले निम्न ताप पर मोनोसोडियम लवण बनाती है तथा उच्च ताप पर डाइसोडियम लवण बनाती है। यानी इथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो ये मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाती है। इसी प्रकार जब आप उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, यानी उच्च ताप यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनाता है। इसी प्रकार सेकंड अभिक्रिया है रिएक्शन विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया, यानी ग्लाइकोल की अभिक्रिया जब HCl के साथ निम्न ताप यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो मोनोक्लोरोहाइड्रिन तथा उच्च ताप पर डाइक्लोरोएल्केन या इथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें हमने अभिक्रिया कराई है इसमें 2 OH समूह है, तो पहले प्रथम OH समूह की अभिक्रिया होगी तो हमें यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ये यहाँ Cl जुड़ गया तो इस कंपाउंड्स का नाम होगा इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। ये अभिक्रिया 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है। जब अभिक्रिया उच्च ताप यानी 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाएगी तो ये वाला OH भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। इसको इथिलीन क्लोराइड कहते हैं या 1,2-डाइक्लोरो इथेन कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ये अभिक्रिया HCl की तुलना HCl से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो ये प्रारंभ में तो 1,2-डाइआइडो इथेन ही बनते हैं लेकिन डाइआइडो जो कंपाउंड्स हैं यानी आयोडीन ग्रुप ये जो बना है, ये जो आयोडीन है ये और ये
बल्कि ग्रुप होने के कारण से जो है ये आसानी से जो है I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, एक एल्कीन या प्रोपीन प्राप्त होती है। यानी निकटवर्ती ग्लाइकॉल यानी HI के साथ अभिक्रिया करके निकटवर्ती डाईआइडो एल्केन बनाते हैं जो है ये डाईआइडो दिस इज डाईआइडो प्रोपेन है, डाईआइडो प्रोपेन बनाते हैं जो है। और डाईआइडो प्रोपेन जो है आयोडीन निकल जाती है और हमें जो है प्रोपीन प्राप्त होती है या एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है कि यानी अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है 1,2-डाइक्लोरो ईथेन प्राप्त होगा, और जब आयोडीन के साथ HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है एल्कीन प्राप्त होती है जो है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो है, इसको ध्यान रखें जो है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइड के साथ, यानी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जो है HCl के साथ अभिक्रिया हुई थी कि जो है PCl3 के साथ या PBr3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करें तो हमें इथिलीन क्लोराइड या इथिलीन ब्रोमाइड प्राप्त होता है जो है। लेकिन यदि अभिक्रिया फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ कराई जाए, यदि अभिक्रिया जो है किसके साथ, फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ कराई जाए, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इथिलीन आयोडाइड ही प्राप्त होगा, लेकिन जो एक अस्थायी अणु होता है और आयोडीन का अणु त्याग कर एथिलीन बना लेता है। ये अभिक्रिया दर्शाई हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जब PCl3 या PBr3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरिक अम्ल H3PO3 प्राप्त होता है। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें 3 मोल इथिलीन ग्लाइकॉल के लेने पड़ते हैं और 3 मोल हमारे इथिलीन क्लोराइड बनता है और 1-2 मोल जो है फास्फोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जब हम अभिक्रिया इथिलीन ग्लाइकॉल की PI3 यानी फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें डाईआइडो कंपाउंड्स प्राप्त होता है, जो कि एक अस्थायी है और जो तुरंत आयोडीन लिबरेट करके जो है क्या दे देता है, जो है इथीन यानी एल्कीन जो है बना देता है। प्रारंभ में तो जो है सेम कंपाउंड ही बनता है यानी इथिलीन आयोडाइड, लेकिन आयोडीन निकल जाता है जिससे हमें इथीन जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम एसिटिक एसिड के साथ लेंगे। इथिलीन ग्लाइकॉल की अम्लों के साथ भी अभिक्रिया 2 पदों में होती है, या तो डाइएस्टर्स बनते हैं या डाई लवण प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जो है एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया ली है, तो पहले मोनो एसीटेट बनेगा जो है और फिर डाई एसीटेट बनेगा जो है। तो यहाँ ये अभिक्रिया दर्शाई हुई है जो है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल की 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, तो यहाँ से OH और ये OH और ये H जो है निकल जाएगा जो है, और यहाँ पे जो है ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट प्राप्त हो जाएगा, ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट प्राप्त हो जाएगा। यदि अभिक्रिया 2 मोल एसिटिक एसिड के साथ कराई जाए तो हमें ग्लाइकॉल डाईएसीटेट प्राप्त होगा और जल का अणु जो है निकल जाता है, ग्लाइकॉल डाईएसीटेट। इसी प्रकार यदि इनऑर्गेनिक एसिड के साथ यानी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराई जाए, यानी यहाँ पर हमने क्या लिया है, इथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के अम्ल के मिश्रण के साथ कराइए,
तो एक ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट कंपाउंड्स प्राप्त होता है जो कि एक विस्फोटक कंपाउंड्स है, ये प्राप्त होता है जो है। और ये यहाँ से जो है H2O निकल जाता है, ये H2O और एक ये H2O, और यहाँ पे NO2 जो है आ जाता है, ये NO2 और ये NO2। ये एक विस्फोटक कंपाउंड्स है जो है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। इसी प्रकार नेक्स्ट अभिक्रिया है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड क्या होता है, यानी पैरा पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पर जो है COOH ग्रुप लगा हुआ था। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें दो COOH समूह होते हैं जो कि बेंजीन वलय के आमने सामने होते हैं, जिसके कारण से जब इसकी अभिक्रिया इथिलीन ग्लाइकॉल के N मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है, इसमें क्या होता है, N मॉलिक्यूल्स इथिलीन ग्लाइकॉल के और N मॉलिक्यूल जो है टरथैलिक एसिड के प्रयोग होते हैं, जिससे हमें जो है एक पॉलीमर प्राप्त होता है। ये पॉलीमर जो है आर्टिफिशियल टेरेलिन है जो है, यानी सिंथेटिक फाइबर जो है, इसका दूसरा नाम डेक्रोन भी है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का H और टरथैलिक एसिड का जो है OH जो है यहाँ से H2O के रूप में, और इसी प्रकार से जो दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह है उसका OH और इथिलीन ग्लाइकॉल का H जो है निकल जाता है जो है, यानी 2 मोल H2O निकलता है। चूंकि अभिक्रिया N मोल के साथ हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है NH2O लिखेंगे, यानी -NH2O निकलेंगे। और इस तरीके से हमें जो है एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरेलिन या डेक्रोन। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल। तो इसमें क्या होता है कि जब हम अभिक्रिया इथिलीन ग्लाइकॉल की एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो एक चक्रीय कंपाउंड्स प्राप्त होता है जो है, जिसको हम चक्रीय एसिटल कहते हैं। और यदि अभिक्रिया कीटोन के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल की कराएं तो हमें चक्रीय कीटल यानी ये कंपाउंड्स प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगा कि कार्बन के दोनों तरफ जो है एल्काइल ग्रुप होंगे, और इसमें कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। यदि हमें चक्रीय एसिटल से पुनः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया पर आयोडिक एसिड के साथ करा देते हैं, जो तो पुनः जो है हमें एस्टल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आज के वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने जो है इथिलीन ग्लाइकॉल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं और इनके उपयोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।